सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरे पीछे रखी हुई है KTM RC390 एंड ये BS4 मॉडल है। इस बाइक को लेने के लिए देखो आप लोग को सेकंड हैंड ही लेना होगा। ये वाला डिजाइन तो आप लोग को अभी मिलेगा नहीं। BS3 BS4 या फिर BS6 लेना होगा। तो ये जिनका बाइक है उन्होंने भी सेकंड हैंड लिया था, तो आज उनसे बात करेंगे। वो भी हमारे साथ है इस बाइक के ओनर, एंड उनसे कम्प्लीटली हम लोग उनका जो एक्सपीरियंस है वो लेंगे कि सेकंड हैंड RC आप लोग अगर लेते हो BS4 या फिर BS6, तो आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है, कितना खर्चा आ सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। और मतलब एक टाइप ऑफ ओनरशिप रिव्यू बोल लो। सो ये है राजीव भाई, इस बाइक के प्राउड ओनर। तो सबसे पहले आप एक चीज बताओ। देखो, सबसे पहले जब हम लोग आपका बाइक देखते हैं ना, तो एक चीज तो मतलब सबके नोटिस में आएगा कि इसका कलर जो है काफी यूनिक है। ऐसा कलर का KTM हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। तो ये आपने कराया था या फिर जैसे कि मुझे पता है कि आपने सेकंड हैंड लिया था, तो आपको ऐसे करा हुआ मिला था कि आपने कराया था? तो जैसा कि तुमने बताया भाई, ये काफी यूनिक लगता है। ये एकदम हेड टर्नर है, जिसको भी मैं देखता हूँ तो ये मुझे कड़ा हुआ ही मिला था। इसका जो यूजर था पहले, उसने इसको कराया हुआ था। तो आपको कोई आइडिया है कि कितना मतलब खर्चा हुआ होगा, या फिर कुछ मतलब आपने उनसे पूछा था क्या? पूछा था मैंने, और मैं आपको एक अप्रॉक्स आइडिया दे सकता हूँ। जैसे कि ये जो स्टिकर है, ये आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट ऑनलाइन मिल जाता है। अप्रॉक्स 3 to 6 थाउजेंड के बीच में, 5,000 के बीच में स्टिकरिंग आपको मिल जाएगा। ओके। फिर उसके बाद मेन जो आपका खर्चा आएगा वो है ये जो चेसिस और ये जो रिम जो पेंट किया है, इसी में जो मेन खर्चा आता है। ठीक है, जो देख रहे हैं पूरा रिम, और ये देखिए चेसिस पूरा पेंट किया हुआ है। ओके, ये पूरा कंप्लीट पेंट है ना? हाँ, और और ये बाकी जो है स्टिकर है। स्टिकर किया हुआ है। ठीक ओके। है, तो पेंट में लगभग लेबर मिला के 10 से 15 के बीच में आपका खर्चा आ जाएगा, और स्टिकरिंग का 4 से 5 के अंदर, तो अप्रोक्स 20,000 में पूरा ये चीज आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब गाड़ी में जो मतलब लुक्स है वही खाली चेंज किया हुआ है, जैसे स्टिकर एंड कलर आपने बताया, और बाकी कुछ पूरा स्टॉक है, राइट? एग्जैक्टली इसमें जो है सिर्फ इसका लुक्स ही चेंज किया हुआ है, बाकी जो पूरा गाड़ी है पूरा स्टॉक है। ओके, बट काफी बढ़िया लगता है। मतलब ये कलर मुझे काफी अच्छा लगता है। साइनाइड कलर बोल लो या फिर ऐसे बोल लो स्काई ब्लू, एकदम लाइट कलर। तो अभी आप एक चीज बताइए मुझे, आपने कितना रुपया पे किया था इसके लिए? मतलब कितना रुपीज में आपने लिया था ये बाइक? इसको मैंने लिया था 1,30,000, 1.3 lakhs में, जब मैंने इसको लिया था सेकेंड हैंड तब लिया। मतलब फुल कैश में लिया था, राइट? कैश में लिया। कितने दिन से आप चला रहे हो इस बाइक को? इसको मैं अभी फिलहाल हो गया 2 साल, आप 2 साल से चला रहा हूँ इसको। मतलब आपने लिया था ऑलमोस्ट एक 2020-21 को? 2022 का अप्रैल में। 2022 के अप्रैल में? अच्छा, मतलब 2 साल हुआ नहीं है अभी तक? अप्रॉक्स बोला ना मैंने, ओके। अप्रॉक्स। अभी आप मेरे को एक चीज बताइए कि ऑलमोस्ट आप 2 साल से चला रहे हो, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मतलब लेने के बाद 1,30 आपने खर्चा किया इस पे, लेने के बाद आपको कितना खर्चा करना पड़ा या फिर नहीं करना पड़ा, या फिर मतलब जो सर्विस कॉस्ट वगैरह, ठीक है, या फिर कुछ पार्ट्स खराब था बाद में आपको, जैसे मोस्टली होता है कि कोई बाइक हम लोग खरीदते हैं सेकेंड हैंड, बाद में उसके प्रॉब्लम्स निकलने लगते हैं, दिखने लगते हैं कुछ दिन चलाने के बाद, ठीक है, ऐसे होता है, मैक्सिमम टाइम में होता है। तो क्या आपने कुछ ऐसा फेस किया, या फिर जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप शेयर करो अपना। तो भाई, इसको जब मैंने लिया था तब ओवरऑल गाड़ी का कंडीशन ठीक था, मतलब दिक्कत नहीं था। लेकिन मेन जो मुझे प्रॉब्लम इसको फेस करना पड़ा, इसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स खराब था। जैसे कि इसका आर्मेचर खराब था और एक RR यूनिट, ठीक है, जिसके वजह से मुझे अप्रोक्स 7 to 8 thousand का खर्चा पड़ा था। और उसके बाद टायर का तो मैं इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ। टायर तो आपको सेकेंड हैंड गाड़ी में बदलना पड़ता ही है, लेकिन फिर भी टिल डेट मैंने सिर्फ सामने का ही बदला है। पीछे का अभी तक जो मुझे मिला था टायर, वही चल रहा है अभी भी, देख लीजिए आप। इसमें कौन सा टायर लगा हुआ है? मिशलिन लगा हुआ है हाँ, क्या? और ये मॉडल अभी मिशेल का, मतलब ये वाला मॉडल मिलना बंद भी हो चुका है। ओके। और सामने मेरा अपोलो का मैंने बाद में लगवाया था। ओके, अपोलो का टायर है, और इसमें तो देखो 390cc है, तो इसमें उल्टा सीधा टायर लगा भी नहीं सकते, नहीं तो फिर ग्रिपिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा, स्किड वेट होने के प्रॉब्लम आ जाएंगे। अभी आप मुझे बताओ, ये जो आपने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक का प्रॉब्लम जो है, ये आपको कितने मतलब बाइक लेने के कितने दिन बाद आपने ये चीज फेस किया? ये बाइक लेने का लगभग 1 वीक के अंदर ही मुझे फेस करना पड़ा था। मतलब प्रॉब्लम पहले से था? प्रॉब्लम पहले से ही था। एक्चुअली बात यह होता, हम लोग ने टेस्ट किया था, ठीक है, तो टेस्ट करने में गाड़ी का ब्रेकिंग, ओवरऑल पिकअप सब सही था। और हॉर्न भी हम लोगों ने टेस्ट किया था, हॉर्न लाइट वगैरह, तो हम लोग को लगा कि बैटरी ठीक है, तो सब और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम क्या हो सकता है गाड़ी में। लेकिन एकदम सही। लेकिन बाद में पता चला कि आर्मेचर और यूनिट में दिक्कत। मतलब 1,30,000 और ऑलमोस्ट आपने 8,000 खर्चा किया, तो ऑलमोस्ट एक 40 के आसपास आपका खर्चा हुआ। तो उसके बाद क्या बाइक पूरा ठीक हो गया, या फिर उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा? 1,40 के साथ और 5,000 तुम टायर का जोड़ लो, तो 1,45 खर्चा करने के बाद, हाँ, टायर का। उसके बाद मेरा गाड़ी ऑलमोस्ट
एक साल पूरा अच्छा चला था, कोई दिक्कत हमको नहीं आया था, लेकिन उसके बाद फिर यूज करते करते कुछ कुछ और प्रॉब्लम्स हमको फेस करना पड़ा था। प्रॉब्लम्स इन द सेंस क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े एंड उसके लिए आपको मेन कितना खर्चा करना पड़ा, वो मेन मुद्दे की बात है। तो भाई फिर एक साल लगभग चलाने के बाद मुझे इसमें ऑलमोस्ट 30,000 का, फिर से 30 नहीं, 27 to 28 का अप्रॉक्स मुझे काम कराना पड़ा है। और क्या क्या वो भी मैं बता देता हूँ, जैसे कि 28,000 का खर्चा, हम्म, तो आप डिटेल में बताइए। हाँ मैं डिटेल में ही बताता हूँ। तो भाई जैसा कि मेरा सामने का जो व्हील है, इसका जो डिस्क पैड का जो कैलिबर होता है, ओके वो खराब हो गया था। ओके। ठीक है। हम्म उसके वजह से क्या हुआ था, गाड़ी का सामने का चक्का जो है पूरा जाम हो गया था, और हम्म। मुझे को वो जो इनिशियल पंच है वो नहीं मिल रहा था। हाँ ऑब्वियसली उस लेवल का स्मूथनेस नहीं था बाइक में, अटक हाँ, अटक के चलेगा तो कैसे होगा। तो उसी में मेरा मान लो 3, 3.5, 4 हजार लेबर मिला के चला गया। ओके ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं इसका, ये जो देखो, ये किल स्विच देख रहे हो, ये खराब हो गया था। हाँ ये तो दिखने में लग रहा है, चमक रहा है एकदम। हाँ ये देखो, इधर का नया है, उधर का पुराना लग रहेगा तुमको दिखाने से, ओके क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ है और ये पूरा एकदम नया है। ये पूरा मुझे पूरा सेट के साथ चेंज करना पड़ा था। इसके लिए कितना खर्चा करना पड़ा? इसके लिए वही पार्ट्स और लेबर मिला के 27, 2800। 2800 मतलब 2800। मतलब ये दोनों चीज लेके आपका वही एक 7-8 हजार रुपए खर्चा हो गया, हाँ। जो ब्रेक एंड इसका। तो बाकी और 20 हजार कहाँ पे खर्चा हुआ आपका? बताते हैं ना, सामने जो यहाँ पे जो फोर्थ पाइप है हम्म। ऑयल सील का, तो ये दोनों में से एक पाइप मेरा खराब हो गया था। स्क्रैच आ गया थे क्या? ओके स्क्रैच आ गया था फोर्थ पाइप में, इसलिए क्या होता, अगर मैं फोर्थ पाइप नहीं भी बदलता, ऑयल सील चेंज करने से फिर चेंज वो खराब हो जाता। ओके तो उसमें लगभग मेरा 6,000 का पड़ गया खर्चा। और देखो, और जैसे कि मेरा फ्यूल पंप जो था, फ्यूल, ये एक्चुअली एक सर्विस सेंटर का थोड़ा मिस गाइडेंस भी मिला। तो मेरा ओके क्या था कि फ्यूल पंप बोला गया था कि खराब है, तो मैंने उसको खरीदा था, लेकिन बाद में पता चला कि मेरा फ्यूल पंप खराब नहीं था। तो लेकिन ऐसे भी बीच में मेरा एक बार फ्यूल पंप खराब हुआ था, तो वो रिपेयर किया था मैंने, तो वो एक अलग से एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, लेकिन मैं बाद में वो मैनेज कर लूंगा, अगर जब खराब हो तब मैं लगा लूंगा। तो फ्यूल पंप का भी 4,000 पकड़ के चलो। इसका क्लच प्लेट, फ्रिक्शन प्लेट और स्टील प्लेट, ठीक है, पूरा मतलब क्लच का असेंबली पकड़ लो, पीछे का चेन स्प्रॉकेट, ये दोनों मिले के और 10,000। ओके। तो इसका मतलब देखो ऑलमोस्ट एक साल चलाने के बाद आपको ऑलमोस्ट 30,000 रुपए खर्चा करना पड़ा, और उसमें ऑब्वियसली इंक्लूडिंग आपका जो मोबिल वगैरह वो भी चेंज हुए होंगे, हाँ। सर्विस भी हो गया होगा एक सर्विस। ठीक ये है पूरा एकदम सब कुछ मिला के। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि एक 5-6 साल चलाने के बाद ये सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इस बाइक में। हाँ, 5 से 6 साल अभी कितने किलोमीटर के ऊपर आ सकते हैं ये भी आप बता दो, कि मतलब कितने किलोमीटर में आपने लिया था और कितने किलोमीटर आपने फेस किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जब मैंने खरीदा था, ये तब हार्डली 10,000 भी नहीं, 9,500 ऐसा कुछ चला हुआ था। ठीक है। और इसमें ये जो एक साल मैंने चलाया, लेकिन देखो एक्चुअली ये मैं ज्यादा चलाता नहीं हूँ, मेरा एक और भी है RS200, तो लगभग 18 नहीं, 14-15 हजार के आसपास मेरा क्लच और चेन पॉकेट का काम हुआ था। ठीक है। ओके। तो कहने का मतलब यही है कि एक 14-15 हजार में हाफ इंजन का काम ऑलमोस्ट आपको कराना पड़ा, लेकिन मेन जो सिलेंडर पिस्टन हेड है उसमें कुछ हाथ लगाना नहीं पड़ा। हाँ, ये 14-15 हजार के आसपास मुझे, जैसा कि क्लच प्लेट का जो असेंबली है वो पूरा चेंज करना पड़ा था, लेकिन इसका ओवरऑल इंजन का जो हेड पिस्टन वो सब है, उसमें अभी तक मैंने टच करना नहीं पड़ा, कोई भी टच नहीं हुआ इसमें। और आपको क्या लगता है कि अभी आप कम से कम और 10-15 हजार इजी चला सकते हो जो इंजन का कंडीशन है? अभी फिर से काम करने के बाद जो अभी कंडीशन है, अभी इसको मैं आराम से 30,000 to 40,000 किलोमीटर विदाउट वरी चला सकता हूँ आराम से। तो सबसे पहले आप एक बार स्टार्ट करके साउंड सुना दीजिए बाइक का, देखते हैं कि कैसा साउंड है। एक 5-6 साल पुराना BS4 KTM, इसका कैसा साउंड है, स्टार्ट कीजिए।
तो साउंड तो ठीक ठाक ही है। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि इस बाइक को लेने के बाद आपने टॉप स्पीड अटेम्प्ट किया था, अगर किया था तो कितना तक आपने खोला है इसमें और कितना क्विक खोला है, मतलब कैसा एक्सपीरियंस था आपका? जैसा कि तुमने पूछा भाई, इसमें टॉप स्पीड अटेम्प्ट और पूरा आरपीएम में इसको मैंने ऑलरेडी खोल चुका है, अटेम्प्ट किया हुआ है। तो टॉप स्पीड मैंने इसमें लगभग 173 74 भगाया है, और भी जाता, लिमिटेड कट ऑफ नहीं आता, जगह नहीं था, मैंने छोड़ दिया था। और ओवरऑल जो इसका पंच है इनिशियल, बहुत ही मतलब मजा आ जाएगा आपको, लाइक नेवर बिफोर, ऐसा ही मैं बोलूंगा। मतलब वो एड्रेनालिन रश आपको पूरा मिलेगा इसमें फुल थ्रॉटल ड्रिप करने से? पूरा एकदम टोटल मिलेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं एकदम पहले मेरा 220 था, 220 के बाद थोड़ा अपग्रेड पावर के लिए मैंने आरएस लिया था, बट आरएस के बाद जब मैं ये चला रहा हूँ, पूरा एकदम रॉकेट है, रॉकेट। ऑब्वियसली 200 सेगमेंट से आपने डायरेक्ट डबल हम्म। चले गए एकदम हाँ 400 सीसी। नहीं, जैसे कि मैं और भी बाइक मेरा दोस्त लोग का चलाया हुआ हूँ, डोमिनार 400, ट्रायम्फ स्पीड 400, ठीक है। मार्केट में अभी और कोई भी 400 सीसी कैटेगरी बाइक में इनिशियल पंच, अगर शॉर्ट का इनिशियल का बात करें, इस ऐसा फील किसी ब्रांड में नहीं है। देखो ये तो आपने बता दिया कि सेकंड हैंड बाइक लेने के बाद आपको कितना खर्चा करना पड़ा, कितने में लिया था आपने, ठीक है, सारा कुछ आपने बता दिया, कैसे कंडीशन में मिला था सारा कुछ आपने बता दिया। अभी आप मुझे एक चीज बताओ कि आपका एक्सपीरियंस इस बाइक को लेकर कैसा है। मेनली देखो इसका जो पॉस्चर है, पॉस्चर काफी रफ पॉस्चर है, एग्रेसिव पॉस्चर, एकदम डेडिकेटेड स्पोर्ट्स बाइक का पॉस्चर है, ठीक है। तो ये पॉस्चर लेकर आपका कोई कंप्लेन या फिर मतलब लॉन्ग वॉन्ग में जाते हो तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम, सिटी में चलाने में हीटिंग इशू वगैरह इंजन का, ये सब चीज आप थोड़ा बताओ। ओवरऑल राइडिंग पोस्चर देखो भाई, ये ऑब्वियस बात है, इसका थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। अब डिपेंड भी करता है जो इसको चला रहा है, मतलब आदमी का कितना एंड्योर करने का क्षमता है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल ये है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, इसमें कोई सेकंड डाउट है नहीं। ट्रैफिक में इसको चलाओगे तो हीट होगा, ठीक है। पहला पहला अगर चलाओगे तो थोड़ा बहुत यहाँ से हीट का मतलब पैर में लगेगा भी, थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन उसका आदत पड़ जाता है। एंड सेकंड क्या है कि ट्रैफिक में बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। ओके। लेकिन अगर रोड अगर एम्प्टी हुआ, रोड एकदम एम्प्टी नहीं, फिर भी मतलब अगर उतना ट्रैफिक नहीं हुआ रोड पे, तो फिर आपको उतना फील नहीं होगा, ये पीछे 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 का जो रिस्ट पेन या बैक पेन जो भी है, उतना फील नहीं होगा। लेकिन ट्रैफिक में थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, और हीटिंग का भी इशू आता है। जैसे कि ड्यूक, इसका तो फिर भी फेयरिंग की वजह से हीट उतना फील नहीं होता है, लेकिन ड्यूक 390 में पूरा डायरेक्ट लगता है, मैंने वो भी चलाया हुआ है, तो वही है। अच्छा, मतलब आप मुझे एक बेसिक आइडिया दे दो कि कितना किलोमीटर आप मैक्स चला सकते हो इसमें विदाउट बैक पेन एंड जो भी रिस्ट पेन वगैरह, शोल्डर पेन। देखो भाई, मेरा जैसा बंदा एकदम फिट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको अप डाउन टोटल 150 से 200 किलोमीटर मैंने किया हुआ है, और एक बार में 80 से 90, हाँ, मतलब 100 किलोमीटर में चला लेता है उसको विदाउट एनी बैक पेन, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट लेना पड़ता है। एक बार ब्रेक चाहिए होता है उसके बाद। ओके। और जैसे कि आपने बताया कि सिटी में हीटिंग इशू, तो ये तो देखो आपने बताया कि फेयरिंग की वजह से पैर में फील नहीं होता है, लेकिन इंजन हीटिंग इशू जैसे कि मतलब फैन चालू होना, वो आपको किस रेंज में लगता है कि फैन चालू हो जाता है? मतलब कितने आरपीएम के नीचे या फिर ऊपर चलाना बेस्ट रहता है सिटी के अंदर? सिटी के अंदर अगर ट्रैफिक लगा या फिर ट्रैफिक नहीं भी रहा, क्लच ब्रेक हुआ, तो बहुत फ्रिक्वेंटली इसका ऑन ऑफ होगा आपका जो रेडिएटर है। और ओवरऑल मैं बोलूंगा इसका स्वीट आरपीएम होगा आपका 5 से 7,000 के बीच में, या फिर 8,000, ये स्वीट आइडियल स्पॉट है। मतलब मान लीजिए आप फोर्थ गियर में या फिर फिफ्थ गियर में 70-80 आप क्रूज कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। वही अगर आप 6 गियर दे देंगे, तो फिर उसको आपको थोड़ा 80-90 रखना पड़ेगा। 80-90 का आप जो स्पीड बोल रहे हो, ये स्वीट स्पॉट, ये स्वीट स्पॉट में चलाकर माइलेज कहाँ तक मिल सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। और कम से कम देखो ये 5-6 साल पुराना बाइक है, तो 5-6 साल पुराने बाइक में आपने कितना माइलेज निकाला है एंड कितना मैक्स निकाल सकते हो और कितना मिनिमम ड्रॉप हो सकता है, ये चीज भी आप बता दो। माइलेज का बोले तो देखो, मैंने एक बार इसको हाईवे पे मैं गया था, तो मैं पूरा रफ भी नहीं चलाया था और पूरा एकदम संभाल के भी नहीं चलाया था, मिक्स चलाया हुआ था मुझे 27-28 का अप्रोक्स मिला था। और मेरा एक दोस्त था, उसने एकदम फिफ्थ या सिक्स गियर में 80-90 का स्पीड में क्रूज करके एक बार, यहाँ जो कोलकाता से दीघा गया था, 150-200 किलोमीटर का है, तो उसमें उसे 37-38 का मिला था। लेकिन अगर आप बोलो कि इसको आप एकदम जो जिसके लिए गाड़ी बना है, फुल एग्रेसिव चलाने के एग्रेसिव चलाओगे, तो फिर ये ड्रॉप करके 17, 18, 19 जा सकता है। ओके। तो मतलब एवरेज एक 20 से 30 के अंदर आपको मिलेगा एनी डे? हाँ, एवरेज एनी डे। मैक्स माइलेज की बात करें तो 35 प्लस भी मिल सकता है,
और अगर ड्रॉप की बात करें तो 18-20 भी मिल सकता है आपको। ओके, लाइट्स के पावर एकदम शॉर्ट में समझा दीजिए, अच्छे बुरे। लाइट्स तो जैसा कि तुम दिखाओ एक बार, देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, लाइट्स ऑन ही है अभी। हाँ ऑन ही है। हाँ, एक बार स्टार्ट करके हाई बीम लो बीम करके भी दिखा दीजिए। ये हो गया हाई बीम। ये तो यहाँ पे DRL है, ये थोड़ा सा मेरा टूट गया था, अभी तक कराया नहीं है, बट ये प्रोजेक्टर LED हो गया और ये आपका DRL है। तो चलो, बहुत अच्छी बात है, सारा कुछ आपने बहुत अच्छे से समझाया। मतलब कहने का मतलब यही है कि कोई अगर 400cc सेगमेंट में अगर लो मेंटेनेंस बाइक लेना चाहता है तो ये काफी अच्छी चॉइस होगी। अगर सेकेंड हैंड कोई लेना चाह रहा है, एकदम सेकंड हैंड कोई लेना चाह रहा है तो ये काफी बढ़िया चॉइस रहेगा। फर्स्ट हैंड भी लोगे तो इसका जो है मेन जो इसका एडवांटेज है दूसरे 400cc बाइक्स पे। फर्स्ट हैंड अगर बोला जाए तो अभी ये वर्जन तो नहीं मिलेगा, जो 390 का नया लुक्स वाला वर्जन है BS6, वो मिलेगा आपको। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि 390 अगर कोई लेता है इस सेगमेंट में, एग्जैक्टली मतलब अभी ये मॉडल नहीं आएगा, लेकिन 390 लेने का एक ओवरऑल खर्चा मेंटेनेंस क्या पड़ता है वही मैं बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से वो दूसरे 400 प्रीमियम कैटेगरी का हम बोल रहे हैं, जैसे कि निंजा हो गया, R3 यामाहा R3 हो गया, ये सब उसके कंपैरिजन में इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा क्लच प्लेट असेंबली और इसका चेंज पॉकेट लेबर और पार्ट्स मिला के 10,000 में मेरा हो गया था। लेकिन वही निंजा का मैंने सुना था, एग्जैक्ट मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने एक ओनर से सुना था चेंज पॉकेट का ही शायद प्राइस लगभग मिनिमम 10,000 या उससे भी प्लस हो सकता है। ओके, मतलब कहने का मतलब है कि 400cc के अंदर कंप्लीट एग्रेसिव बाइक आपको मिलता है KTM के तरफ से, एंड लो मेंटेनेंस। और अब अगर आप मतलब संभाल के चलाते हो तो कम से कम 50,000 किलोमीटर आप आंख मोल के चला सकते हो। एकदम एकदम कोई 50,000 किलोमीटर आराम से आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाइक तो आफ्टर ऑल प्यार, एक प्यार वाला चीज है ना, उसको तो हर टाइम आप घर से निकाल के आप उसको मतलब रगड़ोगे नहीं। तो उसी टाइप से तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, 50,000 आराम से आप चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। और बैलेंसिंग वैलेंसिंग एकदम शॉर्ट में समझा दीजिए। तो बैलेंसिंग इसका बहुत बढ़िया है। स्पेशली इसका बैलेंसिंग आपको तब फील होगा जब इसको हाईवे पे लेके आप 150 प्लस हाई स्पीड में इसको आप मतलब चलाएंगे, तब इतना अच्छा इसका बैलेंस है। मेरे को पूरा लगता है 160 प्लस का स्पीड में भी लगता है पूरा चक्का जो है ना पूरा रोड से पूरा पकड़ के चल रहा है। मतलब फुल स्टेबल है, ग्रिप मिलता है। फुल ग्रिप मिलता है, फुल स्टेबल, कोई वॉबलिंग कोई इशू नहीं, जो कि ड्यूक में आपको मिलेगा। हाँ, ऑब्वियसली बार हैंडल में नेकेड थोड़ा। में मिलेगा। हाँ, तो ठीक है, थैंक यू राजीव भाई, काफी अच्छे से समझाया आपने सारे पॉइंट्स। अभी देखो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज की काफी लोग बोलते हैं कि ये बाइक मतलब छपरी लोगों का बाइक है, KTM छपरी बाइक है। स्पेशली ये वाला जो एडिशन है, क्योंकि इसका पॉस्चर बोल लो या फिर जो भी बोल लो, जिसके लिए भी ऑरेंज कलर आता है इसका जो, ठीक है, मतलब पता नहीं, मुझे तो छपरी कोई एंगल से लगता नहीं है, बट क्योंकि लोगों ने एक टैग दे दिया, तो इस चीज के बारे में आपका क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई छपड़ी कोई ब्रांड या फिर कोई बाइक नहीं है, छपड़ी गिरी इज अ मेंटेलिटी। छपड़ी गिरी एक मेंटेलिटी है। जो छपड़ी है वो छपड़ी गिरी इस पे भी करेगा, स्प्लेंडर पे भी करेगा, किसी में भी करेगा। उसको निंजा 1000 BMW 1000 RR भी दे दोगे उसको भी, लेके वो छपड़ी गिरी करेगा। तो बात यही है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। सो ये था गाइस कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू, या फिर जो एक्सपीरियंस था राजीव भाई का, वो सब कुछ मैंने देखो उनके साथ डिस्कस किया, एंड सारा कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर दिया। तो इस वीडियो के मतलब खत्म होने के साथ साथ आई थिंक आप लोगों के मन में जितना भी डाउट था सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग सेकंड हैंड RC लेने के बारे में सोच रहे हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एंड जैसे कि उन्होंने बोला कि 20,000 के अंदर अगर कोई बाइक हो तो आप लोग ले सकते हो, एंड थोड़ा देख के लेना पड़ेगा। एंड अगर प्रॉब्लम्स आए भी तो कम से कम देखो, उन्होंने सब खर्चा भी बता दिया कि 20-30 हजार रुपये आप अगर खर्चा करते हो तो बाइक एकदम आपका फिर से ठीक हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे रिव्यू वीडियो के साथ, ओनरशिप रिव्यू वीडियो के साथ या स्पेसिफिकेशन वीडियो के साथ। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड कीप राइडिंग हार्ड गाइस, बाय बाय।